हेलो एवरीवन, आज हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको कवर करेंगे। तो आज कितनी डेट है? आज 6 जून 2025 तारीख है और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ द हिंदू में आई हैं उनको हम कवर करेंगे। तो ये सभी न्यूज़ जो हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पहला हमारा टॉपिक रहेगा ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य, मतलब जो फ्लेमिंगो सेंचुरी बनने जा रही है वो रहेगा पहला टॉपिक। दूसरा होगा भारत मध्य एशिया संबंध के बारे में कुछ नए कदम उठाए गए हैं उसको लेकर, और भारत के न्यूक्लियर ऊर्जा में बदलाव करने की ज़रूरत है या नहीं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपाय, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो उपाय हैं, मतलब इसको जैसे कि आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है, तो इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा ये पहला टॉपिक है तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफाइज ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी एट धनुषकोडी। जो तमिलनाडु सरकार है, उन्होंने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी बनाने की मतलब नोटिस जारी कर दिया है। तो न्यूज़ चर्चा में क्यों है? तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की है। ये पहल 2025-26 के बजट का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र की जैव विविधता और प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों, विशेष रूप से जो ग्रेटर फ्लेमिंगो के प्राकृतिक आवास की रक्षा करना है। तो आप देख सकते हैं ये होती है फ्लेमिंगो। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रहेंगी? इसका क्षेत्रफल कितना? अभयारण्य का 524.78 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। अगर इसकी हम जैव विविधता की बात करें, मतलब इसमें कौन कौन सी पक्षी वगैरह पाए जाते हैं, तो सबसे पहले इसमें पक्षी प्रजातियां की हम बात करेंगे। लगभग 128 पक्षी प्रजाति हैं, जिसमें ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है सबसे प्रमुख है। ये प्रवासी पक्षी खारे पानी के आर्द्र भूमियों में भोजन और प्रजनन के लिए आते हैं। पौधों की प्रजातियां कितनी रहेंगी इसमें? 47 पौधों की प्रजातियां, जिनमें मैंग्रोव भी शामिल है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता प्रदान करता है। उद्घाटन इसका कब हुआ? 5 जून 2025 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई के नंदमबक्कम व्यापार केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया था। और इसके हम बजट की बात करें तो रैप्टर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि पक्षी अनुसंधान के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, और समुद्री संसाधन फाउंडेशन, तो तमिलनाडु की 1076 किलोमीटर लंबी जो कोस्ट लाइन है उसके संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। तो आप इसमें देख सकते हैं पक्षी प्रजातियाँ 128 रहेंगी, पौधों की 47 रहेंगी, और उद्घाटन इसका 5 जून को हो चुका है। और इसका जो बजट था 50 करोड़ रुपए जो है समुद्री संसाधन फाउंडेशन के लिए, और 1 करोड़ रुपए रैप्टर रिसर्च फाउंडेशन के लिए। इसका महत्व क्या है? पारिस्थितिकी महत्व अगर हम देखें तो धनुषकोडी आर्द्र भूमियों और खारे पानी की झीलों, फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षियों के लिए इम्पोर्टेंट भोजन और प्रजनन स्थल है। मैंग्रोव इस क्षेत्र की जैव विविधता की को समृद्ध करते हैं, मतलब मैंग्रोव जो प्रजाति इसमें पाई जाएगी पौधों की, वो इसके लिए इसकी जो विविधता है उसको और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। प्रवास मार्ग के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र भारत और श्रीलंका के बीच पक्षियों के प्रवास मार्ग का एक हिस्सा है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। पर्यावरण पर्यटन अभयारण्य से पर्यावरण जागरूक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। संरक्षण रणनीतियाँ क्या हो सकती हैं? आवास, संरक्षण और बहाली, आर्द्र भूमियों, खारे पानी की झीलों और मैंग्रोव क्षेत्र जैसे कि फ्लेमिंगो के प्राकृतिक आवासों की रक्षा और पुनर्जनन करना। प्रदूषण नियंत्रण, विशेष रूप से औद्योगिक और कृषि अपवाह को रोकना, जो कि पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। धनुषकोडी में मैंग्रोव संरक्षण को मजबूत करना, जो फ्लेमिंगो के लिए भोजन और प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। जो मैंग्रोव है, जो पौधों की प्रजाति मैंग्रोव है, वो फ्लेमिंगो के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए भोजन और प्रजनन स्थल इनको प्रोवाइड करते हैं। दूसरी रणनीति क्या है? प्रजनन स्थलों की सुरक्षा। प्रजनन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां जैसे कि मछली पकड़ना और पर्यटन, इनको प्रतिबंध करना।
घोंसलों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाना और शिकारी जैसे कि जंगली कुत्ते या और जानवरों से इनकी सुरक्षा करना। प्रवास मार्गों का संरक्षण करना। फ्लेमिंगो के जो प्रवास मार्ग है, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं पक्षी भोजन या मौसम के अनुसार अपने भोजन की तलाश में, तो उनको प्रवासी पक्षी कहा जाता है। तो फ्लेमिंगो भी एक प्रवासी पक्षी है। तो फ्लेमिंगो के जो प्रवास मार्ग है, मतलब जिस रास्ते से वो जाते हैं उनकी निगरानी करना और उनके रास्ते में पड़ने वाले आर्द्रभूमि क्षेत्रों की सुरक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्योंकि फ्लेमिंगो लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं जैसे कि भारत से श्रीलंका। जलवायु परिवर्तन से निपटना, ये भी एक रणनीति है इसकी। समुद्र के बढ़ते सतह और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले आर्द्रभूमि क्षेत्रों की निगरानी और अनुकूलन रणनीतियाँ। जल प्रबंधन योजनाएं, जैसे कि खारे पानी के प्रवाह को बनाए रखना जो फ्लेमिंगो के भोजन, शैवाल, क्रस्टेशियंस के लिए आवश्यक है। जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता, स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करना, जैसे कि मछुआरे और किसानों को शिक्षित करना, मतलब उन्हें इस चीज़ की नॉलेज देनी कि फ्लेमिंगो कितना इम्पोर्टेंट है, या कोई भी प्रजाति या प्रवासी पक्षी भारत में आए या कहीं भी जाएं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इससे क्या होगा कि सामुदायिक जो भागीदारी होगी, सभी व्यक्ति अपनी भागीदारी दे पाएंगे अगर उनको इस चीज़ की नॉलेज होगी। पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना, जो कि फ्लेमिंगो और उनके आवास के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी करना। फ्लेमिंगो की जनसंख्या, स्वास्थ्य और प्रवास पैटर्न पर डेटा एकत्रित करने के लिए अनुसंधान फाउंडेशन जैसे कि तमिलनाडु में रैप्टर रिसर्च फाउंडेशन का उपयोग किया जा रहा है। तो इसी तरह से फाउंडेशन बनाकर उनका यूज़ करना, तो ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान हो सकता है। सैटेलाइट ट्रैकिंग और टैगिंग के माध्यम से उनकी गतिविधियों की निगरानी रखना। कानूनी और नीतिगत ढांचा, अभयारण्य क्षेत्रों में सख्त नियम लागू करना, जैसे कि अवैध शिकार और अतिक्रमण पर रोक लगाना। मतलब जो अवैध शिकार होता है पशु पक्षियों का, तो उनका रोकना, और जो अतिक्रमण होता है ना, उनको जो कैद कर लेते हैं जो कुछ भी है ना, ऐसे चीज़ों ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण समझौते, जैसे कि रामसर कन्वेंशन का पालन करना। वित्तीय और संसाधन समर्थन, संरक्षण परियोजनाओं के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से फंडिंग, जैसे कि तमिलनाडु में समुद्री संसाधन फाउंडेशन के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन करना। बुनियादी ढांचे का विकास, जिसमें अवलोकन केंद्र और संरक्षण कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण। तो ये वित्तीय और संसाधन समर्थन भी एक रणनीति है। इसके बाद हम बात करते हैं कि फ्लेमिंगो प्रजनन जो क्षेत्र है उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, उनके फीचर्स क्या है ना। तो उसके नज़रिए से हम देखते हैं कि जो फ्लेमिंग प्रजनन है, उन जो क्षेत्र है वो उनकी विशेषता क्या है। सबसे पहले तो आदर्श पर्यावरण, खारा पानी जिसमें आता है। फ्लेमिंगो खारे पानी की झील, लैगून और आर्द्रभूमियों में प्रजनन करते हैं, जहां पर शैवाल, क्रस्टेशियंस और अन्य सूक्ष्म जीव प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। धनुष कोड़ी को आर्द्रभूमियाँ और खारे पानी के क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त होते हैं। निम्न जल सतह प्रजनन के लिए उथले पानी वाले क्षेत्र, आमतौर पर 10-50 सेंटीमीटर गहराई पसंदीदा है, जो कि घोंसले बनाने और भोजन की उपलब्धता के लिए आदर्श होते हैं। मैंग्रोव और कीचड़, मैंग्रोव क्षेत्र और कीचड़ युक्त मिट्टी घोंसले के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। धनुष कोड़ी में मौजूद 47 पौधों की प्रजातियों में मैंग्रोव शामिल है, जो कि प्रजनन क्षेत्र को स्थिरता दिलाते हैं। प्रजनन कॉलोनियाँ होती हैं। फ्लेमिंग सामूहिक रूप से बड़े समूहों जैसे कि कॉलोनी में प्रजनन करते हैं, जिसमें सैकड़ों से हजारों जोड़े शामिल हो सकते हैं। कीचड़ और मिट्टी के शंकु के आकार के घोंसले बनाते हैं, जो कि पानी के बीच में होते हैं ताकि शिकारियों से उनको सुरक्षा मिल सके। धनुष कोड़ी में प्रजनन कॉलोनियाँ आर्द्रभूमि क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जो प्रवासी ग्रेटर फ्लेमिंगो के लिए महत्वपूर्ण है। मौसमी प्रजनन होता है इनका, आमतौर पर ये मानसून के बाद या शुष्क मौसम में होता है, जब भोजन की उपलब्धता ज़्यादा होती है। धनुष कोड़ी में मानसून के बाद जो खारा पानी होता है ना, उसके क्षेत्रों में शैवाल और क्रस्टेशियंस की प्रचुरता फ्लेमिंगो को आकर्षित करती है। चुनौतियां क्या हैं अब इसके लिए? मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं, मछली पकड़ने, पर्यटन और अवैध अतिक्रमण से प्रजनन क्षेत्रों को खतरा हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, चक्रवात, समुद्र सतह वृद्धि से आर्द्रभूमियों का नुकसान होगा। शिकारी और प्रदूषण, घोंसलों को शिकारियों से खतरा और जल प्रदूषण से भोजन की कमी हो सकती है।
अब देखिए इससे रिलेटेड हम PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि फ्लेमिंगो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको सही बताना है इसमें। पहला है, फ्लेमिंगो आमतौर पर उथली खारी झील और लैगून में बड़े झुंड में देखे जाते हैं। तो दूसरा है, उनका अस्तित्व विशेष आहार तंत्र पर अत्यधिक निर्भर है जो कि सूक्ष्म जीवों को खारे पानी से छानना है। तो हमने पीछे देखा ही था, है ना, ये उथले खारे पानी की जो झीलें होती हैं और लैगून में देखे जाते हैं, बड़ी मात्रा में होते हैं, और जो सूक्ष्म जीव है ना, खारे पानी में उन्हें मिलते हैं, तो ये उनके लिए भोजन का काम करते हैं। तो इसके अगर हम देखें तो ये आंसर इसका सी होगा, मतलब दोनों ही सेंटेंस जो हैं, दोनों ही वाक्य सही हैं। तो अब हम अपने चलते हैं सेकंड टॉपिक की ओर, जो हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, जयशंकर स्ट्रेसेस नीड टू बूस्ट इंडिया सेंट्रल एशिया लिंक्स। मतलब कि जो जयशंकर हैं उन्होंने जो हमारे विदेश मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने इंडिया और जो मध्य एशिया उनके संबंधों के लिए कुछ पहल की है, कुछ कदम उठाए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, इन्होंने भारत मध्य एशिया संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो कि भारत की विदेश नीति में मध्य एशियाई देश, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मतलब जो स्थान है ना, जिनके पीछे स्थान लगता है, तो उनको मध्य एशिया उन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे, मतलब उनके साथ सहयोग बढ़ाने की रणनीति को कुछ ऐसे कदम बनाए गए जो कि इस रणनीति को दर्शाते हैं। अब देखिए, कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग, चाबहार बंदरगाह और INSTC। जयशंकर ने मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह, जिसमें ईरान और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे, इसको बढ़ावा दिया है। चाबहार बंदरगाह आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर है भारत की चाबहार बंदरगाह, जो मुंबई से सीधा कनेक्ट होती है चाबहार से, ठीक है। यह बंदरगाह मध्य एशियाई देशों जो कि स्थल रुद्ध हैं उसके लिए व्यापार और पारगमन के लिए एक रास्ता है। 2023 में मुंबई में चाबहार पोर्ट पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कनेक्टिविटी पहलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बढ़ाने पर सहमति बनी थी। तो आप मैप में देख सकते हैं, मुंबई से सीधा कनेक्ट होती है ये चाबहार बंदरगाह। अब देखिए, एयर कॉरिडोर। जयशंकर ने मध्य एशिया के साथ व्यापार को गति देने के लिए हवाई मार्ग और एयर कॉरिडोर की स्थापना पर ध्यान दिया है, जैसा कि अफगानिस्तान के साथ किया गया है। ये भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार को तेज करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद बनाई जा रही है। 2025 में दिल्ली में आयोजित भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की बैठक में जयशंकर ने मौजूदा सहयोग को गहरा करने के लिए व्यापार में विविधता लाने और नए क्षेत्रों की साझेदारी शुरू करने की बात कही है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख है, जो जयशंकर ने कहा है कि मध्य एशियाई देशों के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने पर हमें ध्यान देना होगा। 2025 में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी बैठकों में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई। मतलब जो भी बैठक हुई है उसको लेकर आतंकवाद पर भी बात करी गई है, क्योंकि अगर हम देखें तो हाल ही में जो पहलगाम का हमला हुआ था अप्रैल 2025 में, तो उसके बाद से जो आतंकवाद की तरफ भारत का ध्यान बढ़ चुका है। मतलब कि आतंकवाद को अब कंट्रोल करना होगा, ख़त्म करना होगा। इसी वजह से कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं भारत के जो मंत्री हैं, मतलब भारत के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा, मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। तो ये भी एक अच्छा मतलब कदम है जो आतंकवाद के खिलाफ जो मध्य एशिया और भारत का रुख एक तरफा मतलब साझा दिखता है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए मध्य एशियाओं के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ नियमित वार्ता शुरू करने की पहल की गई है। 2022 में दिल्ली में पहली ऐसी बैठक आयोजित की गई थी। पहले भी ऐसी बैठक हो सकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य एशिया के देश कौन कौन से आते हैं, जिसमें स्थान सभी आ रहे हैं ना। ये आप मैप में देख सकते हैं, कजाकिस्तान जो रशिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उसके बाद किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पर भी कुछ थोड़े मतलब छोटे छोटे देश हैं जिसमें जॉर्जिया, अज़रबैजान और आर्मीनिया।
तो इन सभी देशों के साथ संबंध अच्छे करने के लिए मीटिंग की गई थी एस जयशंकर के द्वारा। सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का संपर्क, मध्य एशिया के साथ सांस्कृतिक शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया। 2025 में मध्य एशियाई देशों के युवा प्रतिनिधि मंडल के साथ उनकी मुलाकात में लोगों से लोगों के बीच संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित किया गया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों जैसे कि सिल्क रूट, बौद्ध धर्म और मुगल विरासत को पुनर्जनन करने की दिशा में भी प्रयास किए गए हैं। तो इतिहास को लेकर भी जो इतिहास की जो विरासत है उसको संभालने की बात की गई, उसका संरक्षण करने की और उसको पुनर्जनन करने की दिशा में भी कुछ कदम उठाए गए हैं। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, जयशंकर ने भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता था। इस सम्मेलन में व्यापार, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा की गई थी। इस शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय वैश्विक चुनौतियां जैसे कि अफगानिस्तान में बदलाव, चीन की बढ़ती उपस्थिति और उसके संदर्भ में भारत की स्थिति को मजबूत करने में मदद मिली है। इसके बाद है क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर सहयोग, शंघाई सहयोग संगठन और अशगाबाद समझौते जैसे कि मंचों के माध्यम से मध्य एशिया के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। भारत 2017 में एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बना और जयशंकर ने इस मंच का उपयोग क्षेत्रीय संपर्क, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए किया है। उज़्बेकिस्तान के साथ जो सहयोग बढ़ रहा है उसमें भारतीय राज्य सरकारों को भी शामिल किया गया है, जो क्षेत्रीय सहयोग को और गहरा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शंघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से देश शामिल हैं। भारत, चीन, रूस और बाकी ये सभी देश हैं जो कि मध्य एशिया में आते हैं। इसके बाद ऊर्जा और निवेश, जयशंकर ने मध्य एशियाई देशों के साथ ऊर्जा, निवेश, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें 2025 में उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी बैठकों में ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अफगानिस्तान के संदर्भ में जो रणनीतियाँ हैं जिसमें अफगानिस्तान के तालिबान के कब्जे, मतलब अफगानिस्तान में जो तालिबान का कब्ज़ा है उसको और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जयशंकर ने मध्य एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने की पहल की है। चाबहार बंदरगाह अन्य कनेक्टिविटी परियोजना अफगानिस्तान के साथ मध्य एशिया तक पहुंचने में आसानी होगी। तो इससे रिलेटेड यह PYQ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और मध्य एशिया के बीच संबंधों के संदर्भ में सही नहीं है? तो इनमें हमें बताना है कि सही नहीं है। जो सबसे पहला है, भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि देखी गई है या वृद्धि हुई है। दूसरा, भारत ने मध्य एशिया के साथ उत्तर की ओर देखो नीति को अपनाया है। तीसरा, भारत और मध्य एशिया के बीच संस्कृति और लोगों के बीच मजबूत है। चौथा, भारत और मध्य एशिया के बीच सुरक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? अगर हम देखें पीछे जो हमने देखा था इसका महत्व जो भी है, जो क्या कदम उठाए गए थे उसके परिणाम क्या थे, तो व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। भारत और मध्य एशिया के बीच संस्कृति की समृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। और इनके बीच जो सुरक्षा सहयोग है उसमें भी वृद्धि हुई है, ये भी सही है। तो इसमें गलत क्या होगा? जो उत्तर की ओर देखो नीति नहीं अपनाई है भारत ने, लुक ईस्ट की नीति अपनाई है। क्योंकि उत्तर की तरफ तो ये देश नहीं है, है ना, है तो ईस्ट या वेस्ट की तरफ, लेकिन फिर भी भारत ने लुक ईस्ट की नीति अपनाई है अपनी। अब देखिए और भी क्वेश्चंस हैं। भारत और मध्य एशिया के बीच कनेक्टिविटी के लिए कौन से प्रमुख प्रयास किए गए हैं? सबसे पहले INSCT अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। दूसरा, भारत मध्य एशिया विकास कोष। तीसरा, भारत मध्य एशिया ऊर्जा सहयोग। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आंसर आएगा? उपरोक्त सभी आएंगे। ये सभी पहल मतलब ये सभी प्रयास किए गए भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत और मध्य एशिया के बीच संबंध में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? भौगोलिक बाधाएं,
पाकिस्तान की शत्रुता, आतंकवाद और चरमपंथ, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी उपरोक्त सभी आंसर आएगा। ये सभी चुनौतियां आती हैं भारत और मध्य एशिया के बीच। अगर संबंध की बात करें, भौगोलिक बाधाएं, पाकिस्तान की शत्रुता, क्योंकि जब हम देखते हैं अफगानिस्तान की तरफ हमें जाना होता है तो बीच में पाकिस्तान और चाइना आता है ना, तो उससे हमारा जो व्यापार है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। इसी वजह से जो एयर कॉरिडोर की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से अफगानिस्तान को एयर के हवाई माध्यम से अफगानिस्तान के साथ ट्रेड या उनके साथ संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो ये सभी चुनौतियाँ आती हैं। अब हमारा देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, शुड इंडिया अमेंड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी लॉज। तो ये एक टॉपिक है कि क्या भारत को जो भारत के न्यूक्लियर एनर्जी लॉज है, मतलब कि परमाणु ऊर्जा कानून है, क्या उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो चर्चा में क्यों है, भारत में परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 द्वारा विनिर्मित परमाणु दायित्व ढांचे में संशोधन करने के लिए चर्चा चल रही है। मतलब कि अमेंडमेंट करने की बात चल रही है ताकि निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन सुविधा का निर्माण और संचालन करने की अनुमति मिल सके, ताकि जो निजी कंपनियां हैं उनको जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन है ना, उसके लिए जो भी उन्हें फैसिलिटीज़, जो भी उन्हें सुविधा मिलनी है, उसका निर्माण और उनके संचालन करने की अनुमति उन्हें मिल सके, प्राइवेट कंपनीज़ को। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस। The basic physical principle behind this fact is the total mass present after a nuclear reaction is less than before a reaction. This difference is mass via the equation is equal to mc square। तो ये आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता नीउक्लियर एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, मतलब कैसे प्रोड्यूस होती है। ये एक न्यूट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियर फिशन होगा इसका, ये आगे न्यूट्रॉन्स में मतलब बांटेगा, जो विखंडन होगा इसका। ये इतना खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम टॉपिक पर बात करते हैं कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो था, अब हम जो एक्ट बनाए गए थे ना, जिनमें अमेंडमेंट की बात चल रही है, तो वो एक्ट क्या थे और कब बनाए गए थे। 1962 में एक परमाणु ऊर्जा अधिनियम बनाया गया था। ये भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास, उपयोग और नियंत्रण के लिए आधारभूत कानून है। मतलब ये सबसे पहले जो बेस प्रदान करता ये कानून था सबसे पहले। इसे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या किए गए थे कि केंद्र सरकार का नियंत्रण, परमाणु ऊर्जा से संबंधित सभी गतिविधियां जैसे कि यूरेनियम खनन, रिएक्टर संचालन, रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है। मतलब कि केंद्र सरकार के अधीन सभी डिपार्टमेंट रखे गए थे। उसके बाद है परमाणु सामग्री का नियंत्रण, यूरेनियम, थोरियम और अन्य रेडियोधर्मी सामग्रियों का उपयोग, उत्पादन और निपटान सख्त सरकारी नियंत्रण में है। सुरक्षा और विनियमन, परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिए नियम और दिशा निर्देश बनाए गए हैं, जिन्हें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जिसमें एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को लागू करना है। तो ये सभी प्रावधान किए गए थे। इसमें आगे गोपनीयता, जो प्राइवेसी होती है, अधिनियम में परमाणु कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाने रखने का प्रावधान है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी, ये भी एक प्रावधान किया गया था कि जो निजी क्षेत्र है प्राइवेट, उसमें भागीदारी सीमित होनी चाहिए। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लिमिटेड है। केवल सरकारी संस्था जैसे कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को संयंत्र संचालन करने की अनुमति है। तो इन प्रावधानों को देखते हुए अब इनमें अमेंडमेंट करने की बात चल रही है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। उद्देश्य क्या है इसका, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करना, जैसे कि बिजली उत्पादन और चिकित्सा अनुसंधान के लिए, परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग रोकना, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप परमाणु कार्यक्रम का संचालन करना। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। अब देखिए दूसरा जो एक्ट है, नागरिक परमाणु दायित्व अधिनियम 2010। ये क्या है, ये अधिनियम परमाणु दुर्घटना के मामले में जो भी हानि होती है ना, जो भी लॉस होता है, उसके लिए दायित्व को परिभाषित करता है, मुआवजे की प्रक्रिया को भी कंट्रोल करता है। इसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह
के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अंडर ऑपरेशन इन इंडिया, जो पावर प्लांट लगाए गए हैं भारत में, तो जो ऑपरेट हो मतलब अभी जो ऑपरेशन मतलब कि चालू हैं वो कितने हैं आप देख सकते हैं। राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इधर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर तमिलनाडु, और यहाँ पर भी ये तमिलनाडु में 2 है, एक है कलपक्कम में और एक है कुंडकुलम में। तो ये सभी ऑपरेशन अभी चालू हैं। और इसके लिए जो भी परमाणु से रिलेटेड कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो उसकी जो भी लॉस होता है उसकी भरपाई करने के लिए ये कानून बनाया गया था, नागरिक परमाणु दायित्व अधिनियम। इसके प्रावधान क्या किए गए थे? ऑपरेटर का दायित्व, परमाणु संयंत्र का ऑपरेटर जैसे कि NPCIL किसी भी परमाणु दुर्घटना के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होता है। आपूर्तिकर्ता दायित्व अधिनियम में आपूर्तिकर्ता जैसे कि उपकरण या तकनीक प्रदान करने वाली कंपनियां, उनको भी कुछ परिस्थितियों में उत्तरदायी ठहराने का प्रावधान किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के बीच एक विवाद का विषय है। मुआवजा सीमा रखी गई थी इसमें। दुर्घटना के मामले में मुआवजे की अधिकतम सीमा 1500 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय निधि से सहायता ली जा सकती है। अगर इसके अलावा भी धन की ज़रूरत है तो जो अंतर्राष्ट्रीय निधि है उससे हेल्प ले सकते हैं। परमाणु क्षति, इसमें व्यक्तियों, संपत्ति और पर्यावरण को होने वाली क्षति शामिल है। अब देखिए इसके लिए एक बोर्ड भी बनाया गया था, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड भारत में परमाणु संयंत्र और रेडियोधर्मी सामग्रियों की सुरक्षा और नियमन के लिए जिम्मेदार स्वायत्त निकाय है, मतलब एक बॉडी है, जिम्मेदार बॉडी। यह परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत बनाए गए नियमों को लागू करता है और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करता है। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि AERB की स्वायत्तता सीमित है क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन काम करता है, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो इसके अंडर काम करता है। तो इसलिए कुछ आलोचक ये कहते हैं कि इसकी जो स्वतंत्रता है वो पूरी तरह से इसको नहीं दी जा रही। वर्तमान स्थिति और संशोधन की ज़रूरत है या नहीं है? तो अब देखिए, तकनीकी प्रगति, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और थोरियम आधारित रिएक्टरों को बढ़ावा देने के लिए कानूनों को अमेंडमेंट करने की ज़रूरत हो सकती है। निजी क्षेत्रों की भागीदारी, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कानूनों में संशोधन की मांग बढ़ रही है। मतलब जो अभी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसको लेकर इस अमेंडमेंट की बात चल रही है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ संतुलित होना चाहिए। सुरक्षा नामक फुकुशिमा 2011 जैसे हादसों के बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को साथ संरेखन जरूरी है। परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्पष्ट और आधुनिक नियमों की कमी एक चुनौती है। नागरिक दायित्व, आपूर्तिकर्ता दायित्व के प्रावधानों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाया जा सके। अब देखिए, संशोधन के पक्ष में अगर हम देखें कि क्या संशोधन जरूरी है, क्यों जरूरी है, ठीक है। आधुनिक तकनीकी प्रगति के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कई नई तकनीकें, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और थोरियम आधारित रिएक्टर को बढ़ावा देने के लिए कानूनों को अद्यतन मतलब कि अमेंडमेंट करने की, संशोधित करने की ज़रूरत हो सकती है। मौजूदा कानून जो हैं पुरानी तकनीकों पर आधारित हैं और इन नवाचारों को पूरी तरह से समायोजित नहीं करते हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी, भारत में जो परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र है मुख्य रूप से सरकारी नियंत्रण में है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कानूनों में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत हो सकती है, जिससे क्या होगा, निवेश, नवाचार और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इसके साथ सख्त नियामक ढांचा भी सुनिश्चित करना होगा। ऐसा नहीं हो कि अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो फिर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने अकॉर्डिंग हर काम करेंगी, लेकिन उन पर कुछ लिमिट भी लगानी होगी। सुरक्षा और पारदर्शिता, 2011 के जो फुकुशिमा हादसा था उसके बाद वैश्विक स्तर पर परमाणु सुरक्षा मानकों को और सख्त किया गया है। भारत को अपने कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाने की ज़रूरत हो सकती है। जनता के बीच परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को दूर करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों की ज़रूरत है। तो ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं। परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन, परमाणु अपशिष्ट से सुरक्षित निपटान और प्रबंधन के लिए स्पष्ट आधुनिक नियमों की ज़रूरत है।
मौजूदा कानून इस क्षेत्र में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान नहीं करते हैं। नागरिक दायित्व, इसमें सिविल लाइबिलिटी। परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को आपूर्तिकर्ता और ऑपरेटरों के बीच दायित्वों के मुद्दे पर विवाद हो रहा है और इसे और स्पष्ट करने के लिए संशोधन की जरूरत हो सकती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निवेश को सुगम बनाया जा सके। संशोधन के खिलाफ तर्क की अगर हम बात करें कि संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए, मजबूत मौजूदा ढांचा, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और संबंधित नियम पहले से ही भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक है। छोटे बदलावों को मौजूदा ढांचे के तहत लागू किया जा सकता है। निजीकरण के जोखिम हो सकते हैं। परमाणु ऊर्जा एक संवेदनशील क्षेत्र है और निजी क्षेत्र की भागीदारी से राष्ट्रीय सुरक्षा सामग्री के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ सकता है। मौजूदा कानूनों का केंद्रीकृत नियंत्रण इसे रोकने में प्रभावी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो सकता है। कानूनों में संशोधन से भारत पर अंतर्राष्ट्रीय संधियां जैसे कि परमाणु अप्रसार संधि (NPT) या अन्य समझौतों को स्वीकार करने का दबाव बढ़ सकता है, जो कि भारत की रणनीतिक जो स्वायत्तता उसको इफेक्टिव करेगा, मतलब उसको प्रभावित करेगा। तो ऐसे कुछ तर्क हैं जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि संशोधन नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे रीज़न भी हैं जिसकी वजह से संशोधन करना जरूरी भी हो सकता है। तो इसके लिए अब सुझाव क्या हो सकते हैं? संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। संशोधित करते समय क्या क्या ध्यान रखना होगा? सुरक्षा, नवाचार, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना होगा। निजी क्षेत्रों की भागीदारी को सीमित और सख्त नियामक ढांचे के तहत इनको परमिशन देनी होगी। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ये कुछ भी करी जाए। सार्वजनिक परामर्श होना चाहिए। परमाणु ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए संशोधन प्रक्रिया में जनता और विशेषज्ञों की राय शामिल की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन हो। भारत को IAEA के सुरक्षा मानकों को अपनाने पर विचार करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी होगी। अपशिष्ट प्रबंधन और दायित्व, इन क्षेत्रों में स्पष्ट और आधुनिक नियम बनाने चाहिए ताकि पर्यावरणीय और कानूनी जोखिमों को कम किया जा सके। तो ये कुछ सुझाव हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो ये 2006 में आया था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने वर्ष 2005 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है? सबसे पहला है ऑप्शन है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर ने के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः प्रसंस्करण, धातु विज्ञान में रेडियो आइसोटोप के नए अनुप्रयोग, भारी जल के उत्पादन के लिए एक नई तकनीक, उच्च स्तरीय परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नई तकनीक। तो इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अपनी तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए हमारा मानना है कि भारत को ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में थोरियम पर अनुसंधान और विकास करना चाहिए। तो इस संदर्भ में यूरेनियम पर इसका क्या लाभ होगा? सबसे पहला, थोरियम प्राकृतिक रूप से यूरेनियम से कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खनन किए गए खनिज थोरियम के प्रति इकाई द्रव्यमान के आधार पर प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तीसरा है, यूरेनियम की तुलना में थोरियम कम हानिकारक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यूरेनियम पर इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब इसके क्या लाभ होंगे? ये तीनों ही लाभ होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो AI's unchecked ascent, how big tech is outpacking the regulatory rule book। मतलब कि जो AI का जो अनियंत्रित है, अनियंत्रित होती जा रही है, उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले AI है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निक है जो कि मशीनों को सोचने, सीखने, निर्णय लेने और मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती है। इसमें डेटा का विश्लेषण, पैटर्न पहचान और स्वचालित निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है। AI के प्रकार क्या क्या हैं? कौन कौन सी टाइप की AI होती है? नैरो AI, जिसमें विशिष्ट कार्यों के लिए डिज़ाइन की गई AI जैसे कि सीरी, गूगल ट्रांसलेट या चेहरा पहचान सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए चैटबॉट, सिफारिश प्रणाली जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन स्वचालित है। दूसरा है जनरल AI, मानव जैसी जो सामान्य बुद्धिमत्ता जो कि किसी भी बौद्धिक कार्य को कर सकती है, मानव जैसी बुद्धिमत्ता होती है इसमें।
ये अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, लेकिन इस पर शोध चल रहा है। तो इसको विकसित करने की बात हो रही है जनरल एआई को। सुपर इंटेलिजेंस एआई मानव बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक शक्तिशाली है, जो कि भविष्य में संभव हो सकती है, लेकिन अभी तक ये सैद्धांतिक है, अभी तक इसको नहीं बनाया गया। इससे नैतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ पर के अकॉर्डिंग हमने देखा था नैरो, जनरल और सुपर। इसके बाद टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज़ पर रिएक्टिव, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयर एआई। तो ये टाइप्स हैं। भारत में एआई का अगर हम देखें यूज़ एआई के संदर्भ में, सरकारी पहले भारत सरकार ने एआई फॉर ऑल और नेशनल एआई स्ट्रेटजी शुरू की है। इसका उद्योग रिलायंस, टाटा और स्टार्टअप्स एआई में निवेश कर रहे हैं। मतलब जो उद्योग है इसके रिलायंस, टाटा, ये सभी एआई स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं। शिक्षा और कौशल, आईआईटीज़, आईआईएससी और अन्य संस्थान एआई अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। चुनौतियां भी इसमें डाटा गोपनीयता और बुनियादी ढांचा कुशल कार्यबल की कमी है इसमें, तो कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। अब देखिए एआई का जो अनियंत्रित उत्थान है उसका अर्थ क्या है? तेज़ी से विकास होते जा रहा है। एआई तकनीक विशेष रूप से मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग अभूतपूर्व गति से प्रगति कर रही है। मॉडल जैसे कि जीपीटी, एल लामा और ग्रोक 3 तेज़ी से अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। नियंत्रण की कमी है। अनियंत्रित उत्थान का मतलब है कि एआई सिस्टम का विकास और उपयोग बिना पर्याप्त नियमों, नैतिक दिशा निर्देशों, निगरानी के हो रहा है। मतलब कुछ ऐसे नियम नहीं बनाए गए, कुछ ऐसे दिशा निर्देश कुछ भी नहीं है जिससे इनका यूज़ अच्छे से किया जा सके, इनका मिसयूज़ ना हो, लेकिन इनकी निगरानी के बिना ही ये सब कुछ किया जा रहा है। मतलब मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। और भी जो प्राइवेसी होती है ना सोशल मीडिया पर, जो किसी तरह की, वो हर प्रकार से अब प्राइवेसी नहीं रह चुकी है। संभावित जोखिम क्या है? गोपनीयता उल्लंघन हो सकता है, नौकरी विस्थापन हो सकता है, स्वायत्त हथियार, सामाजिक असमानता जैसे कि जोखिम उभर सकते हैं। तो इसमें जोखिम क्या है? गोपनीयता का उल्लंघन होता ही जा रहा है, क्योंकि जैसे पीछे जिबली आर्ट आया था, है ना, जिबली आर्ट, तो उसके माध्यम से लोग अपनी जो पिक्चर्स है वो एडिटिंग कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि जो भी हमारी गैलरी की जितनी भी जो डाटा था वो पूरा एक तरह से वो पूरा कंट्रोल भी कर सकता है एआई। और नौकरी विस्थापन हो सकता है। अगर एआई हर तरह से काम करने लग गया तो जो मानव है, मतलब मनुष्य का जो रोजगार है वो छीन सकता है। स्वायत्त हथियार बनाए जा सकते हैं इससे, मतलब जैसे कि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, सामाजिक असमानता भी हो सकती है इसमें जो। तो ये सभी जोखिम है। संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं इसके? अगर सकारात्मक प्रभाव की हम बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी एआई रोग निदान हो सकते हैं, उपचार में क्रांति लाई जा सकती है। उत्पादकता जैसे कि स्वचालन से उद्योगों में दक्षता बढ़ सकती है। शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा अनुभव को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही नकारात्मक प्रभाव भी हैं। नैतिक मुद्दे जैसे कि पक्षपातपूर्ण एल्गोरिदम हो सकते हैं, डीप फेक और गलत सूचना का प्रसार हो सकता है इसके माध्यम से। सुरक्षा, अनियंत्रित एआई स्वायत्त हथियारों या साइबर हमलों का कारण बन सकता है। आर्थिक असमानता जिसमें तकनीकी विकास कुछ समूहों को लाभान्वित कर सकते हैं जबकि अन्य पीछे छूट सकते हैं। अब देखिए एआई को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी, कानूनी, नैतिक और सामाजिक उपायों को संतुलित करना जरूरी है। सरकार, उद्योग, शोधकर्ता और जनता के बीच सहयोग से ही एआई के लाभों को अधिकतम और जोखिम को न्यूनतम किया जा सकता है। मतलब कि अगर सरकार, उद्योग और जो शोधकर्ता है, जनता, इन सभी के बीच आपसी सहयोग हो तो इससे क्या होगा कि एआई के जो लाभ है वो बढ़ सकते हैं और जो उससे जो जोखिम है वो कम हो सकता है। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? नैतिक दिशा निर्देशों का विकास और कार्यान्वयन। नैतिक ढांचा जिसमें कि एआई के विकास और उपयोग के लिए स्पष्ट नैतिक सिद्धांत स्थापित करने जैसे कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही। क्योंकि अभी देखिए अगर एआई पर कुछ भी गलत काम होता है, कुछ भी उसका मिसयूज़ होता है तो उसकी जवाबदेही, मतलब जवाबदेही करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी एक बनानी चाहिए पॉलिसी, जो कुछ ऐसा एक सहयोग होना चाहिए जिससे जवाबदेही भी ज़रूर हो, निष्पक्षता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। उदाहरण अगर हम देखें तो यूनेस्को का एआई नैतिकता पर दिशा निर्देश और यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट जो है
पक्षपात निवारण होना चाहिए। एआई मॉडल में डेटा और एल्गोरिदम से उत्पन्न होने वाले पक्षपात को कम करने के लिए नियमित ऑडिट करना चाहिए, मतलब समय समय पर ऑडिट होता रहना चाहिए। उपयोगकर्ता जागरूकता, एआई सिस्टम के उपयोग और सीमाओं के बारे में उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना चाहिए। कानूनी और नियामक ढांचा, जिसमें वैश्विक और राष्ट्रीय नियम बनाने चाहिए। कुछ एआई के उपयोग को विनियमित करने के लिए कानून बनाना, गोपनीयता, डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और जवाबदेही। भारत में डेटा संरक्षण कानून जैसे कि डीपीडीपी एक्ट 2023 और यूरोपियन यूनियन का एआई विनियमन, मतलब कुछ ऐसे डेटा संरक्षण कानून, कुछ ऐसे डेटा कानून बनाने चाहिए वैश्विक और राष्ट्रीय नियम के अकॉर्डिंग। उद्योग विशिष्ट नियम होने चाहिए जिसमें स्वास्थ्य, वित्तीय, रक्षा और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए विशेष दिशा निर्देश हों। सजा और जवाबदेही होनी चाहिए जिसमें एआई का जो दुरुपयोग है, जिसमें डीप फेक, स्वायत्त हथियार के लिए कानूनी दंड की व्यवस्था। तकनीकी नियंत्रण, जिसमें पारदर्शी एल्गोरिदम एआई मॉडल को एक्सप्लेनेबल एआई के सिद्धांतों पर बनाना ताकि उनके निर्णय प्रक्रिया को समझा जा सके। सुरक्षा प्रोटोकॉल कुछ फॉलो करने चाहिए। एआई सिस्टम में साइबर हमलों और डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय बनाने चाहिए। ऑटोमेटेड शटडाउन, अत्यधिक जोखिम की स्थिति में एआई सिस्टम को स्वचालित रूप से बंद करने की क्षमता, मतलब कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि अगर ऐसा हो रहा है कि एआई का जो सिस्टम है उसके यूज़ करने से बहुत ज़्यादा जोखिम में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है, तो उसको ऑटोमेटिक बंद करने का कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, बंद करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। निगरानी और ऑडिट, एआई सिस्टम के प्रदर्शन और प्रभाव की नियमित निगरानी, जिससे कि ऑडिट किया जा सकता है, इस पर निगरानी रखी जानी चाहिए। डाटा गोपनीयता और सुरक्षा, जिससे डाटा संरक्षण होना चाहिए। उपयोगकर्ता डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत डेटा संरक्षण नीतियां बना सकते हैं। भारत जैसे कि जीडीपीआर यूरोपियन यूनियन का और भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, कुछ ऐसे एक्ट वैश्विक स्तर पर भी होने चाहिए। सहमति आधारित डेटा उपयोग, जिसमें एआई सिस्टम में केवल उपयोगकर्ता की सहमति से डेटा का उपयोग हो। डेटा एनोनिमाइजेशन, व्यक्तिगत पहचान और योग्य जानकारी को हटाकर डेटा का सुरक्षित उपयोग होना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता, एआई साक्षरता, जनता, नीति निर्माताओं और डेवलपर्स के लिए एआई की क्षमताओं और जोखिमों के बारे में शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। सभी लोग अवेयर होने चाहिए कि इसका यूज़ और मिसयूज़ ना हो, मतलब इसका यूज़ अच्छे से हो, मिसयूज़ ना किया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। डेवलपर्स और संगठनों के लिए नैतिक एआई विकास पर काम करना। सार्वजनिक भागीदारी, एआई नीति और नियमों के निर्माण में जनता की राय भी शामिल होनी चाहिए। मतलब एआई रिलेटेड कोई भी अगर नीति या नियम निर्माण किए जाते हैं तो उसमें जनता की भी जो आम राय वो भी इसमें ऐड होनी चाहिए, उनको भी उनकी राय भी पूछनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक मानक, एआई के लिए वैश्विक दिशा निर्देश और मानक विकसित करने के लिए देशों और संगठनों का सहयोग हो। उदाहरण के लिए OECD एआई सिद्धांत और G7 एआई की पहल। साझा अनुसंधान, एआई के सुरक्षित और नैतिक विकास के लिए वैश्विक अनुसंधान सहयोग हो। संघर्ष समाधान, स्वायत्त हथियारों और सैन्य एआई के उपयोग पर वैश्विक समझौते शामिल हों। उद्योग और संगठनात्मक जिम्मेदारी, कॉरपोरेट नीतियां बनानी चाहिए। एआई डेवलपर्स कंपनियों को अपनी नीतियों में नैतिकता, जवाबदेही शामिल करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक एआई की जवाबदेही किसी के पास नहीं है। हालांकि कुछ एक्ट बनाए गए हैं भारत में भी, जैसे कि जो गोपनीयता एक्ट है, जिसमें डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया भारत में, लेकिन जवाबदेही पूरी तरह से किसी भी कंपनी की नहीं है। तो इसी तरह से जो कॉरपोरेट नीतियां वो होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो XAI जैसे कि संगठन मानव वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदारी एआई विकास पर ध्यान दे रहे हैं। आंतरिक ऑडिट होना चाहिए। कंपनियों द्वारा अपने एआई सिस्टम की नियमित जांच होती रहनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण, एआई उत्पादों और सेवाओं में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इसके साथ सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का प्रबंधन, एआई नौकरी संरक्षण, एआई से प्रभावित होने वाली नौकरियों के लिए पुनः प्रशिक्षण यानी कि रेस्किलिंग और अपस्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रम होने चाहिए। सामाजिक समानता, एआई तकनीक तक पहुंच को सभी के लिए सुलभ बनाना ताकि असमानता कम हो। सार्वजनिक लाभ, एआई का उपयोग सामाजिक भलाई के लिए जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और शिक्षा में हो सकता है।
अनुसंधान और विकास में नियंत्रण, जोखिम मूल्यांकन, एआई मॉडल को लागू करने से पहले उनके संभावित जो जोखिम है उनका आंकलन, सुरक्षित डिज़ाइन, एआई सिस्टम को शुरू से ही सुरक्षित और नैतिक बनाने पर ध्यान होना चाहिए। खुला संवाद, एआई अनुसंधान में पारदर्शिता और समुदाय के साथ जो ज्ञान है उनको साझा करना। तो भारत में एआई नियंत्रण के लिए क्या कदम है? राष्ट्रीय एआई रणनीति, भारत सरकार की एआई फॉर ऑल पहल और नीति आयोग की एआई रणनीति। डाटा संरक्षण कानून, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना। शिक्षा और अनुसंधान, आईआईटीज, आईआईएससी और स्टार्टअप्स के माध्यम से जिम्मेदार एआई विकास को बढ़ावा देना। सहयोग, वैश्विक संगठनों और अन्य देशों के साथ एआई नीतियों पर सहयोग है भारत में। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा संचालित एक सचिवालय तथा मॉन्ट्रियल और पेरिस में एक विशेषता केंद्र द्वारा समर्पित किया जाएगा। भारत जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो इसके लिए कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी है उससे रिलेटेड उन्होंने कथन पूछे हैं, तो भारत में इसमें शामिल हो चुका है। तो ये था हमारे आज के टॉपिक जो हमने द हिंदू से इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए थे। तो मिलते हैं हम अपने कल की न्यूज़ और कल के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।